हम लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, ध्वनि। ध्वनि में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ध्वनि ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था ध्वनि का वेग जो है, देखा था ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, ध्वनि का आवर्तकाल, हम लोगों ने देखा था आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था आवर्तकाल, आवर्तकाल और आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध देखा था। जो कि आवर्तकाल टी हो तो आवृत्ति जो हो जाएगा आवर्तकाल इक्वल टू 1/v। कहने का मतलब क्या होगा कि आवर्तकाल जो है आपका, आवर्तकाल आवृत्ति का विपरीत होता है, या आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आवृत्ति गुना आवर्तकाल, आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू 1। आवृत्ति और आवर्तकाल को गुना कर दिया जाए तो वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा। उसके बाद तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में संबंध अगर देखा जाए तो मान लेते हैं, मानते हैं कि आवर्तकाल जो है आपका टी है, या आवर्तकाल टी, आवर्तकाल इक्वल टू टी, तरंग दैर्घ्य इक्वल टू लैम्डा, तरंग दैर्घ्य इक्वल टू लैम्डा, और वेग जो है ध्वनि का वेग किसी भी माध्यम में हम लोग लेते हैं कि माना कि एक तरंग किसी माध्यम में भी वेग से गतिशील है, जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो और आवर्तकाल टी हो, तो उस कंडीशन में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तरंग द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगा? तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो होगा लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी यानी तरंग दैर्घ्य जो है क्या होता है, ये दो श्रृंग या दो श्रृंग, एक श्रृंग ये हो गया, एक श्रृंग, ये दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब ये दूरी हो गया, और ये आपका आवर्तकाल जो है दूरी, और ये आवर्तकाल जो था चाल दिया हुआ था, तो यहाँ टाइम निकल जाए। तो 1 सेकंड में तय की गई, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो लैम्डा बाई टी। इसके बाद हम लोग चलते हैं लैम्डा बाई टी, तो ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी भी वेग से अगर चल रहा था तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, यानी वेग जो होगा यहाँ लैम्डा बाई टी यानी दूरी, लैम्डा क्या हो गया तरंग दैर्घ्य, और टी जो हो गया आपका आवर्तकाल यानी समय। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? तो दो लगातार श्रृंग
या फिर दो लगातार गर्त को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि तरंग का वेग, तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। उसके बाद देखते हैं तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होगा। तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध मिलेंगे। तो आवृत्ति में जो संबंध मिलेगा, यहां भी हम लोग मानेंगे कि किसी तरंग का किसी भी माध्यम में वेग जो है, किसी तरंग का किसी माध्यम में वेग जो है v है, और उसका तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य जो है आपका लैम्डा है। अब आवृत्ति में संबंध दिखाना है, तो आवृत्ति हम लोग यहां निकालेंगे। आवृत्ति उसका मानते हैं, आवृत्ति को किस चीज से डिनोट करते हैं, न्यू से। आवृत्ति इसका न्यू है। तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा क्या हो जाएगा, वेग और तरंगदैर्घ्य को लेकर के अगर निकालते हैं तो क्या हो सकता है, लैम्डा इंटू भी। या फिर हम लोग कर सकते हैं आवर्तकाल को यहां मान लेते हैं टी, आवर्तकाल टी इसका है, तो आवर्तकाल टी होगा तो लैम्डा बाई टी हो जाएगा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। 1 सेकंड में तय की गई दूरी लैम्डा बाई टी जब हो जाएगी, तो दूरी जो है 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग के वेग के बराबर होती है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो होगा तरंग के वेग के बराबर होगा, यानी v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, यानी v बराबर आपका v इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी जो है, तो v इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा 1 बाई टी, यानी आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध जो पढ़े थे, तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, तो आवृत्ति न्यू इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो यहां हम लोग कर सकते हैं कि 1 बाई लैम्डा बाई लैम्डा बाई 1 बाई लैम्डा बाई 1 बाई न्यू, 1 बाई न्यू कर सकते हैं। तो ये न्यू जो है ऊपर चला जाएगा गुना में, तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये आपका तरंग वेग और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध होती है। अब एक न्यूमेरिकल है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति क्या दिया गया है, आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी, इसे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो समय, टाइम और किससे, आवृत्ति न्यू को गुना करना होगा, तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन जो है आपका क्या होता है, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन है पता, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन किसे कहेंगे, तो आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति का क्या परिभाषा होता है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना कंपन होती है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है ये, 100 हर्ट्ज, यही ना, 100 हर्ट्ज, यानी 100 दोलन कर रहा है, 1 सेकंड में 100 दोलन कर रहा है। तो ये 60 मिनट दिया हुआ है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ चूंकि
1 सेकेंड में 100 कंपन, तो 60 सेकेंड में कितने कंपन हो जाएंगे? 100 मल्टीप्लाई 60, यानी 6000 कंपन हो जाएगा, यही ना? 6000 कंपन करेगा, वाइब्रेशन होगा। 100 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 6000 कंपन। ये समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न है कि एक स्वरित्र द्विभुज 2 सेकंड में 256 तरंगे उत्पन्न करता है। एक स्वरित्र द्विभुज जो है 2 सेकंड में 256 तरंगे उत्पन्न करता है। दो सेकंड में है 256 तरंग उत्पन्न करता है। तो इसमें ज्ञात करना है आपको, देखिए दिया हुआ है 2 सेकंड, दो सेकंड में प्रश्न दिया है 256, तो 1 सेकंड में पहले निकालेंगे। इसका आवृत्ति पूछा गया है कि कोई स्वरित्र द्विभुज, द्विभुज किसको कहते हैं? इस प्रकार का बना हुआ रहता था, इसे द्विभुज कहते हैं। ये 2 सेकंड में 256 बार डोलता है, कंपन करता है, वाइब्रेट होता है। तो पूछा गया है इसकी आवृत्ति क्या होगा। तो पहला चीज तो इसे 1 सेकंड में कितना कंपन उत्पन्न करेगा। तो 1 सेकंड में कंपन उत्पन्न करने के लिए इसे 256/2 भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी 128। तो कंपन और आवृत्ति 1 सेकंड में 128 कंपन कर रहा है, तो आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन को, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। तो 1 सेकंड में 128 बार कंपन कर रहा है, 1 सेकंड में 128 बार, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 128 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए ये बनाने के लिए समझ आइएगा। आगे देखिए, ध्वनि के अभिलक्षण क्या है, कैरेक्टर कितने होते हैं? तो ध्वनि का जो लक्षण होते हैं 9 प्रकार के लक्षण होते हैं। ध्वनि में कितने प्रकार के लक्षण होते हैं? 9 प्रकार के। पहला फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको कहते हैं। दूसरा आयाम, आवृत्ति, आयाम। तीसरा तरंग का वेग। चौथा आवर्तकाल। पांचवा तरंगदैर्घ्य, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। छठा तारत्व। सातवां प्रबलता। आठवां गुणता। और नौवां आपका तीव्रता होता है। क्या क्या चीज? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, तरंग वेग, तारत्व, प्रबलता, गुणता और तीव्रता। ये 9 प्रकार का क्वालिटी जो है आपको किसमें मिलता है? ध्वनि में। तो इसमें आवृत्ति तो पढ़ चुके, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के बाद हम लोगों को एक और पढ़ना था, क्या चीज? आयाम। आयाम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर एक पढ़ना था हम लोग को तरंग का वेग। तो जितना स्पीड से ध्वनि गमन करेगी उसके तरंग के वेग को ही, उसके तरंग के चाल को ही वेग कहेंगे। फिर आवर्तकाल। आवर्तकाल भी दोलन, एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में तरंगदैर्घ्य भी पढ़ लिए कि 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त या फिर 2 लगातार विरलन को क्या कहते हैं?
तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था क्या चीज, तारत्व। तो तारत्व जो है ध्वनि तरंग का वह गुण है जो मानव कर्ण द्वारा प्राप्त आवृत्ति पर निर्भर करता है। मानव का कान जो है, मानव का कान जिस आवृत्ति को सुनता है उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। और किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति, किसी भी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करती है, तारत्व कहलाता है। किसी भी ध्वनि की आवृत्ति को, जैसे मान लिया जाए 100 हर्ट्ज का आवृत्ति का कोई ध्वनि उत्पन्न होती है और उसको मस्तिष्क जो है कितने क्वालिटी में सुनती है, किस प्रकार से उसको ग्रहण कर पाता है, उसे क्या कहेंगे, तारत्व कहेंगे। मतलब तारत्व और आवृत्ति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो तारत्व और आवृत्ति, जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा, जिस ध्वनि का तारत्व क्या हो, कम हो, जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति भी कम होगी। अब देखिए तारत्व और आवृत्ति में क्या संबंध है, तो तारत्व कम होगा तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम होगी। आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी, आवृत्ति दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। पहला अगर कमेगा तो दूसरा भी कम जाएगा। ठीक है। अब जिसका तारत्व अधिक होता है उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है। अब हम लोगों को अगर एक डायग्राम दे दिया जाए इस प्रकार से, एक डायग्राम इस प्रकार का दिया जाए, यहां जो है किस तरंग का आवृत्ति आपको एक इस प्रकार का दिया जाए और पूछ दिया जाए कि किस तरंग का आवृत्ति जो है आपको, या फिर उसका तारत्व जो है अधिक है, तो तारत्व अधिक या कम किस पर होगा, ये जितना ही इसका तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा तारत्व उतना ही आपका कम होगा। मतलब दो श्रृंगों के बीच की दूरी अगर अधिक होगी तो इसका तारत्व क्या हो जाएगा, तारत्व इसका कम जाएगा। श्रृंग के बीच की दूरी अधिक मतलब तारत्व कम। यहां देखिए श्रृंग के बीच की दूरी कम है तो तारत्व क्या हो जा रहा है, अधिक हो जाएगी। तीसरी क्वालिटी क्या है, ये श्रृंग के बीच की दूरी अगर बढ़ रहा है मतलब क्या है, गैपिंग ज्यादा है, तो गैपिंग ज्यादा तो तारत्व आपका कम जाएगा, और गैपिंग कम होगा तो तारत्व बढ़ जाएगा। ठीक। अब ये ध्वनि का तारत्व जो है, ध्वनि का तारत्व ही जो है किसी के ध्वनि को मधुर बनाता है और किसी के ध्वनि को कड़वा बनाता है। तो जिस व्यक्ति का ध्वनि का तारत्व जो है, जिस ध्वनि की तारत्व जो है अधिक रहेगी वह ध्वनि उतना ही मधुर निकलेगा। जिस ध्वनि की तारत्व क्या है, जिस ध्वनि की तारत्व अधिक रहेगी वो उतना ही मधुर रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि तारत्व जो है देखिए एक इस प्रकार का है, एक जो है इस प्रकार का है, तो ध्वनि का डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा ध्वनि मधुर है, ये ए है और ये बी, तो ए ध्वनि जो है मधुर है या फिर बी मधुर है, तो आपका ध्वनि जो मधुर होगा वो आपका बी मधुर होगा, जिसका तारत्व अधिक रहे। ये देखिए इतना, एक तरह से कहा जाए तो ये बोलने में अधिक लंबा लग रहा है, तो अधिक लंबा लगेगा बोलने में वो ध्वनि मधुर होगा, और जो शॉर्ट में निकल जाए
वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो ये तारत्व कम रहेगा तो कड़वा जो है अधिक हो जाएगा, अधिक कड़वा, तारत्व कम। और ये जो है मधुर हो जाएगा तो इसका तारत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं की ध्वनि जो है, महिलाओं की ध्वनि क्या होती है, मधुर होती है, और पुरुषों की ध्वनि थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, क्योंकि महिलाओं की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है पुरुषों के अपेक्षा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फिर तारत्व तो समझ लिया, प्रबलता देखते हैं। प्रबलता क्या है? तो प्रबलता कहने का मतलब लाउडनेस, कोई व्यक्ति कितना चिल्ला रहा है, कितना ज्यादा हल्ला मचा रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्रबलता। तारत्व हो गया क्या चीज, मधुर बोलने का, कितना मधुर बोलेगा। जो लंबा रेग टान के बोलेगा वो ज्यादा मधुर होगा। मतलब लंबा टानना का मतलब क्या है, उसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाना, मतलब आवृत्ति अधिक हो जाना। आवृत्ति अधिक होगा मतलब जल्दी जल्दी उसका क्या है, कंपन करेगा। कंपन ज्यादा होगा तो उसका ध्वनि भी उतना ही मधुर रहेगा, और जितना कंपन कम होगा उसका ध्वनि उतना ही कड़वा रहेगा। कंपन कम तो ध्वनि कड़वा, और कंपन ज्यादा तो ध्वनि मधुर होगा, और तरंगदैर्घ्य अधिक तो ध्वनि कड़वा। दूसरी चीज प्रबलता, अब कोई व्यक्ति कितना चिल्ला रहा है इसका भी नापा जा सकता है। तो ध्वनि की प्रबलता कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करता है, कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करेगा। कहता जिस कंपित वस्तु का आयाम जितना ही अधिक होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात ध्वनि प्रबल होगी। ठीक इसी तरह से वह कंपित वस्तु जिसका आयाम जितना ही कम होगा उसकी प्रबलता उतनी ही कम होगी, यानी ध्वनि मृदुल होगा। जैसे कि कहा जाए, ये देखिए इस प्रकार से एक ध्वनि इस प्रकार से चल रहा है, और एक ध्वनि जो है इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, ये दो ध्वनियां जा रही है, एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया, है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा ध्वनि, कौन सा ध्वनि मृदु है, मतलब मीठा ध्वनि है, और कौन सा तीखा ध्वनि है, तो इसमें देखा जाए तो ये आयाम कहते हैं किसको, यहां माध्य स्थिति से बीच की दूरी को, ये वाला पॉइंट को आयाम कहते हैं, है ना। आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आयाम है, ये आयाम कहलाएगा। यहां से यहां तक आयाम कहेगा। तो ये ध्वनि मृदु ध्वनि कौन कहलाएगा, ये ध्वनि जो है आपका मृदु ध्वनि है, मृदुल ध्वनि है। ठीक है, और ये ध्वनि आपका प्रबल ध्वनि है। आयाम जिसका अधिक होगा, आयाम जिसका होगा वो ध्वनि उतना ही प्रबल कहलाएगा, लाउड कहलाएगा, तेज ध्वनि कहलाएगा। और जिसका आयाम जितना ही कम होगा वो ध्वनि उतना ही मीठा ध्वनि होगा। ठीक है, प्रबल ध्वनि किसी व्यक्ति के लिए मृदुल हो सकती है तो किसी व्यक्ति के लिए कठोर हो सकती है। जैसे प्रबल ध्वनि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को जो ध्वनि तीखा लग रहा है वही ध्वनि आपके लिए मीठा लग सकता है, या वही ध्वनि किसी और के लिए तीखा लग सकता है, या उससे भी ज्यादा मीठा लग सकता है। क्योंकि तारत्व हम लोगों ने पढ़ा था कि तारत्व जो है मानव कर्ण द्वारा मस्तिष्क पर जो प्रभाव डालता है, ध्वनि जो है मानव कर्ण के अंदर जाने के बाद मस्तिष्क पर जो प्रभाव डालता है उसे हम लोग तारत्व कहते हैं। तो तारत्व भी आपका तीखा या मीठा करने की क्वालिटी रखता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर जा रहा जाने में उसका तरत्व कम हो जाए या बढ़ जाए उस पर भी निर्भर करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्वनि की प्रबलता जो है वो
किसी के लिए प्रबल ध्वनि मीठा लग सकता है, मृदु हो सकता है, या किसी के लिए तीखा। जैसे डीजे अगर बजे, डीजे बज रहा हो कहीं, तो किसी के लिए वो डीजे का साउंड जो है बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मीठा लगता है, और किसी के लिए वो डीजे का साउंड खराब लगता है। तो ये उसकी प्रबलता, मस्तिष्क पर उसकी जो है ध्वनि, मस्तिष्क में जाकर के मृदु ध्वनि का इफेक्ट डाल रहा है, और किसी के मस्तिष्क में वही ध्वनि कठोर ध्वनि का इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। फिर है अगला गुणता। तो गुणता जो है, गुणता ध्वनि का वह विलक्षण है जो समान तारत्व तथा प्रबलता के दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। गुणता के कारण क्या होता है, टिम्बर या क्वालिटी, गुणता के कारण अगर किसी ध्वनि का तारत्व, तारत्व क्या हो, तारत्व और प्रबलता, दो ध्वनि हो, दो ध्वनि हो, और दोनों ध्वनि का, जैसे ए ध्वनि ले लिया जाए और एक ध्वनि बी ले लिया जाए, दोनों का तारत्व और प्रबलता एक ही हो, तब दोनों में अंतर करना होगा कि ये कौन सा ए है और कौन सा बी है। तो क्या होगा, गुणता को उपयोग में लिया जाता है। गुणता का उपयोग कब करते हैं, जब दो ध्वनि जिनके तारत्व और प्रबलता सेम हो, दो ध्वनि जिनके तारत्व और प्रबलता सेम हो, तब जाकर के उसमें अंतर करने के लिए कि कौन सा ध्वनि ए है कौन सा ध्वनि बी है, उसके लिए हम लोग गुणता का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, कोई बांसुरी बजा रहा है और कोई एक जाकर के आपका वायलिन बजा रहा है, और दोनों से एक ही प्रकार की ध्वनियां निकल रही है, बांसुरी या वायलिन, दोनों से एक ही प्रकार की ध्वनि निकल रही है, मतलब तारत्व और प्रबलता दोनों का क्या हो, सेम हो। तब हमको पता करना है कि बांसुरी का ध्वनि कौन सा है और वायलिन का ध्वनि कौन सा है। तो कैसे पता चलेगा, तो उसका गुणता का हम लोग उपयोग करेंगे, ध्वनि की गुणता का उपयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप अगर बात देवे, कोई व्यक्ति ढोल बजा रहा है, ड्रम ढोल बजा रहा है, और कोई व्यक्ति मेज को बजा रहा है, कोई स्टूडेंट जो है मेज को बजाए हुए, और दोनों का आवाज लगभग लगभग कभी कभी सेम लगता है, तो उसका तरत्व क्या है, एक ही है, ढोल का और मेज का तरत्व और प्रबलता दोनों एक ही है। तो आप कैसे अंतर कीजिएगा कि ढोल का आवाज है या फिर ये आपका मेज का आवाज है, तो वहां पर आप गुणता का उपयोग करना होगा आपको, तब उसमें अंतर किया जा सकता है। उसके बाद एक एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति, जिसका आवृत्ति क्या हो, एक हो, जिसका आवृत्ति एक रहेगा, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अब टोन कहते हैं, तो टोन आप लोग सुने हैं कभी, गाना में कहते हैं कि टोन बहुत अच्छा है, टोन बहुत खराब है, तो उसका आवृत्ति कितना होता है, एक होता है। और वो टोन जो है, भारतीय संगीत में भी टोन होते हैं। भारतीय संगीत में कितने टोन हैं, 8 टोन है, सा रे गा मा पा धा नी, यह है आपका टोन। भारतीय संगीत में 8 टोन है, सा रे गा मा पा धा नी, इसी को हम लोग कहते हैं टोन। गाना तो सब कोई गा देता है और टोन पता ही नहीं है, तो टोन कहने का मतलब सा रे गा मा पा धा और नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है, टोन है। इन सभी का आवृत्ति क्या होती है, इन सभी की आवृत्ति सा रे गा मा पा धा नी,
ये 8वां टोन जो है आपका आता है कहां से, ये लास्ट वाला ही फर्स्ट हो जाता है। ऐसे टोन मूल रूप से टोन 7 ही है, लेकिन 8वां में अगर जोड़ा जाता है तो वो फिर से सा आ जाता है। ठीक है, तो टोन जो है ऐसे 7 ही होते हैं, और इन सभी का आवृत्ति कितना होता है, 1 होता है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। और ये भारतीय संगीत में जो है ये 7 होते हैं मूल, और ये सुनने में सुखद और कर्णप्रिय होते हैं। अगर किसी भी गाने का अगर पूछ दिया जाए टोन क्या है, तो इसमें से कोई एक ही होगा, भारतीय गाना में। इसके अलावा कोई दूसरा टोन नहीं होंगे। तीसरी चीज, शोर। शोर कर्णप्रिय होते हैं, कान को सुनने में अच्छा लगता है शोर, शोर अच्छा लगता है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता, कान को अच्छा नहीं लगता है। तो इसका रीजन क्या है, तो शोर अच्छा नहीं लगता है, इसका रीजन ये है कि इसका प्रबलता जो है, क्या चीज, प्रबलता एक नहीं होती है, नियमित नहीं होती है। एक ना होना नहीं, नियमित नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति शोर कर रहा है और वो नियमित रूप से करे, इसका प्रबलता क्या हो, नियमित हो, तो वो शोर जो है आपको सुनने में अच्छा लगने लगेगा। जैसे डीजे, डीजे बजता है तो क्या होता है, शोर ही होता है, लेकिन उसका प्रबलता क्या है, नियमित रहता है, जिसके कारण वो गाना का आवाज जो है आपको अच्छा लगता है। अगर प्रबलता खराब हो जाए, अनियमित हो जाए, जब मन हो जाए, जब कोई भी नियम ना रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो शोर हो जाएगा। और अगर प्रबलता उसका नियमित है तो वो शोर नहीं कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं एक आपका तीव्रता। तीव्रता जो है किसी इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्र से जितनी ध्वनियां गुजरेंगी, जितनी ध्वनि ऊर्जा गुजरेगी, इसे क्या कहेंगे, तीव्रता कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता बराबर होता है, ध्वनि की तीव्रता इक्वल टू ध्वनि की ऊर्जा, ध्वनि की ऊर्जा बट्टा समय गुना क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। अब एक चीज और है कि ध्वनि ऊर्जा में प्रबलता और तीव्रता दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन ऐसा वास्तविक में है नहीं। जैसे लाउडनेस, कोई चिल्ला रहा है, कितना जोर से चिल्ला रहा है, ये होती है। दूसरी चीज, कोई कितना तीव्र चिल्ला रहा है, तेज चिल्ला रहा है, तो दोनों तो लगभग लगभग सेम लग रहा है, लेकिन दोनों सेम है नहीं। दोनों सेम ना होने का क्या रीजन है, तो प्रत्येक कान के लिए ध्वनि की प्रवृत्ता, सुनने की संवेदनशीलता अलग अलग होती है। जैसे तीव्रता, प्रबलता के कारण प्रबलता जो है हर एक कान के लिए अलग अलग होता है। प्रबलता हर एक कान के लिए अलग अलग होती है, और दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम प्रबल ध्वनि कहा जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति हल्का बहिरा व्यक्ति हो, कोई हल्का बहिरा व्यक्ति हो, तो उसके कान में जो ध्वनि जाएगी उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, कम जाएगा। और कोई थोड़ा ज्यादा सुनने वाला व्यक्ति हो तो उसके कान में प्रबलता क्या हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। लेकिन दोनों ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों ध्वनि की तीव्रता सेम हो सकती है, लेकिन प्रबलता अलग अलग रहेगा, क्योंकि प्रबलता जो है उसके कान में जाने के क्वालिटी पर निर्भर करता है, और तीव्रता कान में जाने के क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है।
फिर है आपका प्रबलता और ध्वनि के तीव्रता में अंतर क्या क्या होते हैं। तो प्रबलता और ध्वनि के तीव्रता में अंतर देखा जाए तो प्रबलता जो है कान के लिए ऊपर निर्भर करता है। किस पर? कान के लिए, कान के लिए संवेदनशील है। मतलब ये कान के ऊपर निर्भर करता है कि किसका कान ठीक है और किसका कान खराब है। और तीव्रता जो है कान के संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। कान आपका खराब हो या ठीक हो, तीव्रता उस पर निर्भर नहीं करता। तीव्रता आपके कान के खराबी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रबलता कान के खराबी पर निर्भर करता है। प्रबलता का कोई भी भौतिक राशि के रूप में मापा नहीं जाता है। प्रबलता को क्या है? मापा नहीं जाता। किसमें? भौतिक राशि के रूप में। लेकिन तीव्रता को मापा जाता है, इसको मापा जाता है। फिर प्रबलता का कोई एसआई मात्रक नहीं है। प्रबलता एक भौतिक राशि ही नहीं है, तो इसका कोई एसआई मात्रक भी नहीं होगा। लेकिन तीव्रता का एसआई मात्रक होगा। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? वाट। तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रा? तीव्रता का। तो तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है? तीव्रता कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। तीव्रता कोई भौतिक राशि का मापक नहीं है, ठीक है। तीव्रता का कोई एसआई मात्रक नहीं है। तीव्रता जो है, प्रबलता का कोई एसआई मात्रक नहीं है। अब तीव्रता जो है ये कान की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता एक भौतिक राशि है। तीव्रता का एसआई मात्रक होती है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखा जाए तो वो अलग अलग होती है। किसी माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण में होती है तथा ध्वनि उस माध्यम में गमन करती है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण में हो रहा है तो ध्वनि उस माध्यम में गमन करेगी। ध्वनि जो है तीनों माध्यमों में गमन करता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। द्रव में अगर देखा जाए तो कणों के बीच की दूरी, द्रव में क्या है? कणों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण उसमें ऊर्जा के स्थानांतरण में थोड़ी समय लगती है। मतलब ध्वनि जो है कम चाल से जाएगी उसमें, द्रव में। और गैस में कणों के बीच, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये मानते हैं ये ठोस है, ये ठोस है, और ये जो है आपका द्रव है, और ये जो है आपका गैस है। तो इसमें देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब ध्वनि क्या है? तेजी से जाएगा, क्योंकि कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। द्रव में दो कणों के बीच की दूरी, आणविक स्थान जो है अधिक होती है ठोस की अपेक्षा, तो इसमें गमन करने में इसको समय लगेगा। मतलब ध्वनि की चाल जो है इसमें कम हो जाता है, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। फिर है आपका गैस में ध्वनि की चाल द्रव की अपेक्षा या ठोस की अपेक्षा सबसे कम। तो सबसे कम गति से गैस में ध्वनि चलता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा जो है गति से ठोस में गमन करती है। अब ध्वनि के चाल जो है ताप और दाब, ध्वनि के चाल पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि के चाल पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, बता सकते हैं? दाब का तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। कि ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा या दाब का प्रभाव पड़ेगा, किसका?
देखिए ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप अगर बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगा, चाल भी बढ़ेगी। और ताप अगर घटेगा तो चाल भी आपका घट जाएगा। तो किसी माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है उस माध्यम में। अगर उस माध्यम का चाल ताप घट रहा है तो चाल उस माध्यम में ध्वनि का घट जाएगा। अब ये कितना घटेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कितना घटेगा, ये भी एक वैल्यू है। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हवा में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन से हवा में ध्वनि का चाल जो है, अगर हवा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है तो 0.61 प्रति मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल आपका बढ़ जाएगा। हवा का टेम्परेचर कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो आपका चाल भी जो है हवा में ध्वनि का 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम जाए तो 0.61 मीटर कम जाएगा। ये किस में, हवा में। अब हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का ताप कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं दाब का प्रभाव। तो ध्वनि का किसी माध्यम में दाब बढ़ने या ना बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि माध्यम का ताप अचर हो, टेम्परेचर क्या हो, ना बढ़े, और दाब को बढ़ा दिया जाए तो क्या ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आज यहीं तक।